तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसको आप नहीं जानते हैं तो फिर आपने क्या जानते हैं। आज जो आप भारत देख रहे हो, जो भारत इतना विशाल है, इतना प्रगाढ़ है, जिसमें आज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं, वो आखिर भारत बना कैसे। इसके पीछे इतिहास को अगर आप खंगालोगे तो आपको एक ही नाम बार बार सुनाई पड़ता होगा, जो नाम है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप देखिए मैंने नीचे लिखा है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? दरअसल अगर आपको पता हो कि बिस्मार्क एक नाम का व्यक्ति हुआ था जो जर्मनी के यूनिफिकेशन में उसने काम किया था। यानी कि जो जर्मनी है, आज आप देखते हो जर्मनी, वो जर्मनी कैसे बना? वो जर्मनी बना था बिस्मार्क नाम के व्यक्ति से। यानी कि बिस्मार्क एक व्यक्ति हुआ था, उसने 1871 में 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी टूटा हुआ था जिसका एकीकरण किया बिस्मार्क ने। उसी प्रकार से इंडिया का बिस्मार्क कौन है? इंडिया का बिस्मार्क माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब यहाँ पे बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम कई तरीकों से याद करते हैं। क्यों उनको याद करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपको उद्देश्य बता दूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, और इनकी जो डेथ है, या कह लीजिए इनका जो स्वर्गवास है, वो 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इनको लोग कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया को क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ था कि इनके एक बार फोड़ा निकल आया था, जिसको जो है आप कोई भी बच्चा जो है आसानी से नहीं फोड़ सकता। बट इन्होंने जो है लोहे की राड से उस फोड़े को फोड़ दिया, और अपने हाथों से। इतना मतलब काबिल, इतना जो है साहसी बच्चा कैसे एक हो सकता है, इस कहानी के कारण जो है उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ एक कहानी ही उसका कारक नहीं है कि इतनी सी कहानी के पीछे उनको आयरन मैन ऑफ कह दिया हो। नो, जब आप ये वीडियो पूरा देखोगे, ये कंप्लीट लेक्चर देखोगे, ये तीसरा लेक्चर है। सबसे पहले मैं बोला हूँ 1.5 घंटे महात्मा गांधी पे, दूसरे वीडियो में बोला था, दूसरे लेक्चर में बोला था श्री APJ अब्दुल कलाम पे, तीसरे लेक्चर ये है जिसमें मैं बोलूँगा सरदार वल्लभ भाई पटेल पे। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया का एकीकरण किया, यूनिफिकेशन किया, जो इंडिया टूटा हुआ पड़ा हुआ था। वहीं पे जो है ये हमारे देश के जो है एक बैरिस्टर भी थे। हालांकि बैरिस्टर तो कई लोग, आज तो लॉ यानी कि कानून पढ़ने का सिलसिला ही नहीं चलता है। किसी भी व्यक्ति से देख लो आप, इंजीनियर, मेडिकल, किसी भी फील्ड में जाने को तैयार है, बट कोई भी व्यक्ति लॉ या नेता बनने को तैयार नहीं होता है। वहीं पे बात की जाए, ये हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, और पहले जो है होम मिनिस्टर थे। यानी कि भारत के अगर पहले आज़ादी के गृह मंत्री की बात की जाए, होम मिनिस्टर की बात की जाए, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। यहीं पे जो है इनको सरदार की उपाधि भी दी जाती है। आखिर ये सरदार की उपाधि क्यों मिली, इसको भी आप आगे चलकर पढ़ोगे। राष्ट्रीय एकता दिवस हम इनके जन्मोत्सव के ऊपर मनाते हैं, जैसा कि आज है 31 अक्टूबर 2023। तो आज हम जो है नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो आज आप IAS सर्विसेज देखते हो या IPS सर्विसेज देखते हो, उनका जो नाम जो करण है, पहले इस IAS या जो सर्विसेज होती थी इनको CCS कहा जाता था, उसके बाद ICS सर्विस बनी। लेकिन आज जो आप मॉडर्न IAS देखते हो, उनका नाम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लाए थे। उनका विचार था कि IAS जो है ICS नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि IAS जो है वो सरकार का गुलाम नहीं होता है। IAS का गठन इसलिए किया गया है ताकि उसको राजनीति से दूर किया जा सके। तो राजनीति से अगर दूर करना है तो IAS नाम की जो है पद को बनाना चाहिए। तो IAS बनाने के पीछे एक व्यक्ति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। अब मैं इनको जो है कहानी आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो डिटेल में यदि कहानी की बात की जाए तो इन्होंने जो है मैट्रिकुलेशन पास किया। मैट्रिकुलेशन इन्होंने जो है जब पास किया था तो इन्होंने अपने फॉर्म में जो है पहली बार अपना नाम लिखा था। इनका कोई ऑफिशियल नाम जो है अभी तक पता नहीं चला है। इन्होंने जो है पहली बार जब DOB मैट्रिकुलेशन पास किया, तब इन्होंने पहली बार नाम लिखा था, 22 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन पास किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है इंग्लैंड चले गए थे। किसके लिए? बैरिस्टर के लिए। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो वकील बनते हैं, देखिए बैरिस्टर जो है इंग्लैंड जाके जब आप पढ़ते हो तो उसको कह देते हैं कि आप जो है बैरिस्टर बन गए हो। वहाँ पे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दीजिए, और इन्होंने जो है वकालत की पढ़ाई की, और फाइनली इन्होंने बैरिस्टर बनने के बाद, जैसे इंडिया में जो है आप लायर बनते हो। लायर का मतलब ये नहीं होता कि आप केस लड़ सकते हो। लायर का मतलब होता है कि आपने पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई कर सकते हो या आप कर ली है।
लेकिन एडवोकेट का मतलब ये होता है, जब बैरिस्टर की पढ़ाई हो जाती है तो व्यक्ति एडवोकेट बन जाता है। ये एडवोकेट बने, और एडवोकेट कोई छोटे मोटे एडवोकेट नहीं, इन्होंने जो है जब ये एडवोकेट बन गए, देखिए इनका जन्म जो था वो नाडियाड में हुआ था। नाडियाड जो है गुजरात में ही पड़ता है। पहले ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगता था, नाडियाड में। लेकिन जब ये एडवोकेट बन गए, इंग्लैंड से वापस आ गए अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करके, तो इन्होंने जो है क्या किया, ये एडवोकेट बन गए और गोधरा में शिफ्ट हो गए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप गोधरा कांड भी एक बार सर्च कर लेना। तो गोधरा में शिफ्ट हो गए अपनी वाइफ के साथ, जिनका नाम था जवेरी, एंड इन्होंने जो है अपने लॉ की प्रैक्टिस करना आरंभ कर दिया। फिर उसके बाद जो है समय आता है 1909। इनकी वाइफ जो है इनकी जो वाइफ हैं वो एडमिट हो जाती हैं हॉस्पिटल में, और 36 की उम्र में जो है, यानी कि 36 की उम्र में जो है, ये 1909 में इनकी वाइफ जो है एक बार बीमार पड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए, और वो जो है एडमिट होती हैं अस्पताल में। फिलहाल आगे जब ये 36 साल की उम्र के हो जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो जब 36 की एज के हो जाते हैं, तो इनकी जो उम्र है, इनकी जो है ये मिडिल टेम्पल के लिए लंदन जाते हैं। अभी लंदन क्या, मिडिल टेम्पल क्या, दरअसल आप देखिए ला तो अभी पढ़ लिए हो, एडवोकेट बन चुके हो, लेकिन एक मिडिल टेम्पल जगह है लंदन में, जहाँ पे जो है आपको 36 महीने की पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ये जो है मात्र 30 महीनों में कंप्लीट करके एक अच्छे खासे काबिल वकील बन के इंडिया लौटते हैं। और जब वो इंडिया लौटते हैं तो वो अब जो है मॉडर्न तरीके से वकील बन चुके हैं। मॉडर्न वकील कैसा होता है, सितंबर 1917 में जो है ये जो है गुजरात सभा में जो है अहमदाबाद में ये फेमस लायर बन गए। कहाँ से, देखिए मिडिल टेम्पल गए थे ये लंदन में, जहाँ पे 36 महीने का कोर्स था, लेकिन इन्होंने 30 साल की उम्र 30 महीने की उम्र में 30 महीने में ही इन्होंने कोर्स खत्म कर लिया। उसके बाद इंडिया वापस आ गए और यहाँ पे जो है अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस जो है फेमस लायर के रूप में चालू कर दी। यानी कि अब ये बहुत ही काबिल वकील बन चुके हैं, ये बात आप याद रखना। और ये जो है चूँकि ये कोर्स करके आए हैं, तो ये जो है इन्होंने जो है सूट वूट पहनना स्टार्ट कर दिया, और ये अहमदाबाद की सीट से चुनाव भी लड़े कई बार म्यूनसिपाल्टी का। तो ये जो है 1922, 1924, 1927 में अहमदाबाद से बार बार ये म्यूनसिपाल्टी का चुनाव जीतते रहेंगे। उसके बाद जो है जो महात्मा गांधी जी हैं वो इनको जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इन्हीं को बना देंगे। इन्हीं को 1917 में जो है गुजरात सभा में 1917 में गुजरात में एक सभा थी, जहाँ पे जो है इनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से होती है पहली बार, और ये जो है सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं गुजरात सभा के। यानी कि गुजरात का जितना भी कार्यक्रम है वो अब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन करेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब, 1917 में एम.के. गांधी से जब मिले। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कहानी में बता दूं कि एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी के कड़े प्रशंसक रहे हैं, और महात्मा गांधी की इन्होंने कभी आलोचना नहीं की है। ये बहुत ही पक्के एक तरीके से मान लीजिए दोस्ती इनकी है महात्मा गांधी जी से। ये हमेशा उनको जो है जो गुरु अपना हमेशा हर बात को मानते हैं। वहीं पे जो है अब समय आता है सन 1918 में। 1918 में क्या होता है, 1918 में जो है ये खेड़ा सत्याग्रह कर देते हैं। ये खेड़ा सत्याग्रह होता क्यों है, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह होने का कारण ये था कि गांधी जी जो थे, अगर आपको हिस्ट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो गांधी जी 1917 में, अगर आपको याद हो तो वो बिजी थे चंपारण में, जहाँ पे जो है कई मजदूरों के साथ जो है अच्छा ठीक ठाक यही हो रहा था। ये मैंने गांधी जी वाले वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। ओके, तो ये जो है खेड़ा सत्याग्रह में जो है ये 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में जो किसान थे, कुछ किसान थे, उनके साथ जो है ये कुछ ठीक नहीं कर रहे थे। मतलब किसानों के साथ ठीक नहीं हो रहा था। तो जैसे प्लेग बीमारी होती है, वो बीमारी प्लेग आई थी, तो अंग्रेज जो है पैसे चार्ज कर रहे थे, टैक्स ले रहे थे। तो इन्होंने निवेदन किया था कि आप जो है अभी पैसे मत लो, प्लेग आया है, बीमारी आई है। तो उसका विरोध करने के लिए इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। और जब ये उसको जीतते हैं तो ये जो है एक तरीके से 1945 तक जो है प्रेसिडेंट बने रहते हैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। यानी कि इसमें जब उनकी भारी जीत होती है कि अब जो है अंग्रेज को झुकाने पे मजबूर कर देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के रूप में ये उभरते हैं एज ए गुजराती हीरो।
जी हाँ, जब ये गुजराती हीरो के रूप में उभरते हैं तो इनको जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाता है गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और जिसके ये प्रेसिडेंट रहते हैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1945 तक। क्यों बनाया गया? क्योंकि इन्होंने जो है खेड़ा सत्याग्रह में एज ए हीरो इन्होंने काम किया और वहाँ के किसानों को जो प्लेग की बीमारी के कारण कर्ज नहीं दे पा रहे थे उससे इनको जो है इनका जो है निदान किया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। असहयोग आंदोलन जिसको आप कहते हो, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें जो है इन्होंने कड़े रूप से गांधी जी का समर्थन किया। और साथ ही में जो है इन्होंने गांधी जी, अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री का नॉलेज हो तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो 1920 में चालू किया था उसको गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद रोक दिया था, जिसके बाद गांधी जी जो है अरेस्ट हो गए थे। तो इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। अच्छा, समर्थन का इनका तरीका क्या था? तरीका इनका समर्थन का गांधी जी के असहयोग आंदोलन का ये था कि जिनको इनको जो सूट बूट और जो मिली थी, जो ये लाए बन के आए थे मिडिल टेम्पल से, लंदन से, तो इनको जो सूट बूट मिली थी मॉडर्न वाली, अंग्रेजों वाली, वो इन्होंने त्याग दी इसी आंदोलन से। और उसके बाद जो है इन्होंने खादी का प्रचार करना, जैसा कि गांधी जी का भी यही है और मैंने आपको बताया कि उनके कड़े प्रशंसक रहे हैं, इसीलिए जो है इन्होंने खादी का समर्थन किया और सूट बूट को जो है त्याग दिया। अंत में क्या होता है, फिर जो है ये काम करना चालू कर देते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अहमदाबाद में म्यूनसिपालिटी के 1922, 1924, 1927 में 3 बार जो है ये चुने गए थे एज प्रेसिडेंट, या कह लीजिए म्यूनसिपालिटी का जो चुनाव होता है, जैसा कि आप आज देखते हो मेयर वगैरह। उसके लिए जो है इन्होंने काम क्या किया गुजरात में, इन्होंने काम किया छुआछूत को मिटाने के लिए, यानी कि अनटचेबिलिटी, एंड जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातियों के पीछे भेदभाव होता है उसको भी मिटाने का इन्होंने काम किया। और जो वुमेन एम्पावरमेंट है, यानी कि महिला सशक्तिकरण है, उसका भी जिम्मा इन्होंने उठाया, यानी कि महिलाओं को जागरूक करना। कितने अच्छे इन्होंने काम किए। उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो जब और आगे बढ़ते हो आप तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो है एक नागपुर सत्याग्रह भी किया था। ये नागपुर सत्याग्रह क्या था? नागपुर सत्याग्रह कुछ ये था कि गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी जो थे वो जेल में चले गए थे और गांधी जी जब जेल में गए थे तो कई सारे लोग जो है अरेस्ट हो गए थे। क्यों अरेस्ट हो गए थे? क्योंकि अरेस्ट होने का नागपुर में कारण ये था कि कुछ लोग जो है झंडा फहरा रहे थे। कौन सा? इंडिया का झंडा फहरा रहे थे नागपुर में। और गांधी जी उस समय जेल में जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं? जेल में। क्योंकि उन्होंने चौरा चौरी कांड के बाद, अगर आपको पता हो, चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था और गांधी जी जेल चले गए थे। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है झंडा फहराने दो नागपुर के लोगों को, लेकिन नागपुर के लोगों ने झंडा फहराने से मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने 1923 में। तो इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स ने आपने आज़ाद किए हैं, सॉरी, जो जिनको गिरफ्तार किया है झंडा फहराने पे, उनको छोड़िए। और साथ ही साथ जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि गांधी जी को भी जो है छोड़ दीजिए जेल से। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है फिलहाल। और ये कहते हैं कि दरअसल ये मामला हुआ क्यों था, क्योंकि एक तो पहली बात मैंने ये बताई कि झंडा फहराना, दूसरी ये भी थी कि वो लोग जो है टैक्स नहीं पे करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि टैक्स पे क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो जो वहाँ पे डकैत होते थे ना नागपुर में, वो जो डकैत थे वो पुलिस वालों के साथ मिले हुए थे, वही जो है लूटपाट करते थे। और जब लूटपाट करेंगे तो बताइए वहाँ का व्यक्ति कैसे टैक्स देगा? तो ये नागपुर की समस्या थी। वहाँ पे डकैत एक्टिव थे जो पुलिस के साथ मिले हुए थे और इन्होंने जो है उसका जिम्मा उठाया नागपुर में और जो है ये लड़े और गांधी जी की रिक्वेस्ट की रिहाई की। हालांकि रिहाई की रिक्वेस्ट तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ टैक्स से बच गए और ये अंत में जो है नागपुर सत्याग्रह 1923 में सफल रहा। लेकिन गांधी जी का रिहाई नहीं हो पाई। जो गांधी जी अरेस्ट कब हुए थे? 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद अरेस्ट हो गए थे। वहीं पे अगर बात की जाए, आगे चलते हैं। आगे जब चलोगे आप तो ये जो है अप्रैल 1928 में बारदोली सत्याग्रह करते हैं। आपने कई बार सुना होगा बारदोली सत्याग्रह। दरअसल ये था का ये था ये कि एक दरअसल फैमिन आया था। जैसे कि आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ऐसा हम लोगों को लूटते थे कि इंडिया में दरअसल फैमिन आता ही रहता था। कोई फैमिन हो गया या कोई बीमारी हो गई या कोई भुखमरी हो गई। फैमिन का दरअसल अर्थ होता है भुखमरी। तो भुखमरी आई थी और लोगों के पास पैसा नहीं है, टैक्स कहाँ से दें हम? तो सही बात है, तो बारदोली में लोगों से जबरन जो है टैक्स वसूला जा रहा था। तो सरदार जी ने जो है क्या किया कि बारदोली के लोगों को जो है उनकी आवाज़ को उठाया और बारदोली सत्याग्रह किया। अंत में जीते भी
और इसीलिए जो है वहाँ के जो किसान थे, जो वहाँ के मजदूर थे, वहाँ पे जो कृषक समाज था, जो फार्मर्स थे, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जो अभी तक नाम चलता आ रहा था, उसके नाम के आगे लगा दिया सरदार। सरदार का मतलब होता है कि आप जो है हमारे सर्वोपरि हो, आप हमारे हेड हो, और हम आपको जो है ये सम्मान सरदार की उपाधि देते हैं। जो सरदार की उपाधि इनको दी गई, जो ये नाम आज देख रहे हो आप सरदार, वो कहाँ से आया? बारदोली सत्याग्रह से आया। कहाँ से? बारदोली सत्याग्रह, सरदार। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। आगे जब चलते हो तो आगे चल के आपको पता चलता है कि 1931 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेयरमैनशिप में फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी नाम से जो है एक रिजोल्यूशन भी पास हुआ। आपको पता हो कि साइमन कमीशन 1927 में आया था और हमारे गोलमेज सम्मेलन होने लगे थे। गोलमेज सम्मेलन में क्या होता था? दरअसल साइमन कमीशन आया था कि हम अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। ये हमें एक मौका मिल रहा था, जिसको जो है हाथों हाथ लेते हुए सरदार पटेल जी ने जो है फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके चेयरमैन थे पटेल जी, इन्होंने जो है रिजोल्यूशन पास किया कांग्रेस में। और इन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या लिखा था मैं आपको बता देता हूँ। इनकी पहली मांग थी सेकुलर। आपको देखिए थोड़ा बैकग्राउंड तो हिस्ट्री का चाहिए होगा, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, वरना मैं बता देता हूँ आपको। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आया था, जिसने हमारे संविधान बनाने के लिए प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा था। तो साइमन कमीशन जब आया था तो हम लोगों ने कहा था कि आपका संविधान में मंजूर नहीं है, तो साइमन कमीशन ने कहा कि आप भी बना के दे दीजिए। तो जब हमसे कहा गया है तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और कई सारी चीज़ें तैयार की। उसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन चालू हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बैठे हुए थे। आप कहोगे ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तीनों में जो है सरदार डॉक्टर BR अम्बेडकर बैठते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी नाम से जो रिजोल्यूशन था वो पटेल के जिम्मे आता है। और पटेल जो है उसमें लिखते हैं सेकुलर, यानी कि इंडिया में जो है सभी धर्म समान है, सर्वधर्म समभाव, इसका पालन किया जाए, और मिनिमम वेज दी जाए। मिनिमम वेज का मतलब कि इंडिया में जो है किसी के साथ भेदभाव ना हो। जैसे आज की सरकारों में आप क्या देखते हो कि कैपिटलिस्ट सरकारें होती हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना पैसा कमाए, अपना पैसा खाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी सरकारें जो हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी इकोनॉमिक का पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटलिस्ट देश वो देश होते हैं जो अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, जिसमें सरकार की कोई योग्यता, सरकार जो है कोई इंटरफेयर नहीं करती है, लेसेस फेयर की पॉलिसी पालन की जाती है। एडम स्मिथ के थॉट्स हैं। वहीं पे देखा जाए तो सरकारें जो है 4 तरीके से चलती हैं। एक सोशलिस्ट सरकार होती है, सोशलिस्ट ही हम बनना चाह रहे थे। आपको भी पता चलना चाहिए जो पटेल जी के विचार है ना, वो जो अपने फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में देंगे, ये विचार उनके सोशलिस्ट से मेल खाते हैं। दरअसल हमारे सारे लीडर जो हैं वो सोशलिस्ट की तरफ ही झुके हुए थे। अगर आप सरदार शहीद भगत सिंह का अगर आप देखोगे, जब वो फांसी चढ़ने जा रहे थे तो वो भी अंत में किसकी बुक पढ़ रहे थे? लेनिन की। लेनिन कहाँ है? रूस का। रूस में क्या चलता है? सोशलिस्ट। अभी सोशलिस्ट होता क्या है? सोशलिस्ट वो चीज, सोशलिस्ट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो है सिर्फ नेचुरल रिसोर्स में जो है अपने कब्जे में रखती है। वो सरकार जो देश के नेचुरल रिसोर्स अपने कंट्रोल में रखे और जनता के ज़्यादा मामलों में हस्तक्षेप करे, वो सोशलिस्ट सरकार होती है। एक दूसरी सरकार होती है जो होती है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट हो गया आपका चाइना। इसमें क्या होता है? इसमें जो है सरकार का नियंत्रण लेबर पर भी होता है, नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ, यानी कि कट्टर सोशलिस्ट होता है। तो तीसरी इकोनॉमी क्या होती है? तीसरी इकोनॉमी होती है मिक्स इकोनॉमी, जो इंडिया की इस समय करंट में है। लेकिन शुरुआत में इंडिया मिक्स नहीं था, शुरुआत में इंडिया सोशलिस्ट बना फिर रहा था। और यही सोशलिस्ट के विचार आपको इसमें मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में जब आप पढ़ोगे तो सरदार पटेल ने 3 डिमांडें उसमें मेन थी। पहला, इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाया जाए। दूसरा, इसमें मिनिमम वेज दी जाए, यानी कि हर व्यक्ति को मिनिमम कम से कम वेज मिले, यानी कि सबके जो है अधिकार सुरक्षित किए, ताकि जो है कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे इस देश में। सबको एक मिनिमम जो है वेज यानी कि धनराशि मिलनी चाहिए। तीसरा, ये मिनिमम वेज वाला जो पॉइंट है ना, ये दिखाता है कि वो सोशलिस्ट तरफ जा रहे थे। और अवॉल्यूशन हो छुआछूत का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हमेशा अनटचेबिलिटी के हमेशा खिलाफ रहे हैं और वो छुआछूत को खत्म करना चाहते थे। ये उनके फंडामेंटल राइट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी में रिजोल्यूशन के रूप में पास हुआ। ये मैंने आपको उनकी मुख्य बातें बताई। अंत में जो है
पटेल जी और गांधी जी दोनों जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। क्यों गिरफ्तार हो जाते हैं? क्योंकि ये जो थे भूख हड़ताल पे, जो गांधी जी थे वो तो देखिए क्यों अरेस्ट हुए थे। गांधी जी जो है यरवदा जेल में थे और पटेल जी भी गांधी जी के साथ जो है यरवदा जेल में ही रखे गए थे। अब पटेल जी जो है 1900 देखिए 1932 में, मैं आपको बता दूं 1932 में गांधी जी यरवदा जेल में गए थे। यरवदा जेल कहाँ पे है? ये पूना में है। वहाँ पे गांधी जी तो पहले से थे, क्योंकि वो कौन सा काम करके आए थे, वो जो है उसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। एंड दोबारा ये जेल गए थे गांधी जी, और ये 1932 में यरवदा जेल में बैठे हुए थे गांधी जी। क्यों थे मैंने आपको बता दिया। ये जो है जेल चलता ही रहता है। और 1932 में यरवदा जेल में आपको पता हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है गांधी जी से एक बार जो है बात करने आए थे। किस चीज़ के लिए? जब गांधी जी ने अनशन किया था यरवदा जेल में, क्यों किया था? आपको पता हो कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड का प्रस्ताव रखा था। सेपरेट इलेक्ट्रोड क्या? कि हिंदू धर्म में जो है अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग चुनाव हो, उनके हेड अलग अलग निकल के आए, जिससे गांधी जी बिल्कुल सहमत नहीं थे। गांधी जी ने कहा था कि अलग अलग हिंदू धर्म में अलग अलग हम टुकड़े देश के नहीं होने देंगे और हम एक चुनाव करेंगे। और गांधी जी इस बात को मानने को तैयार ना थे, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग सीटें मिलें। गांधी जी कह रहे थे कि आप रिजर्वेशन ले लीजिए लेकिन ये अलग अलग काम मत कीजिए। तो फाइनली जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक पूना पैक्ट होता है, जिसको आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हो, जो यरवदा जेल में हुआ था। अगले 2 सालों के बाद यानी कि 1934 में पटेल जी भी चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? जेल में चले जाते हैं, वही यरवदा जेल में। होता क्या है वहाँ पे जो है यरवदा जेल में जब पटेल जी जाते हैं 1934 में, और तो ये वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, गांधी जी और पटेल जी दोनों पढ़ते हैं वहाँ पे, महाकाव्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं। जैसा देखिए एक विद्वान व्यक्ति होता है ना, जो लॉयर होता है, लॉयर को तो पढ़ने की आदत ही होती है, क्योंकि लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको डेली पढ़ना होता है, और जो डेली पढ़ना होता है ना वो आपको यंग रखता है। हमेशा बात मेरी याद रखिए। 1931 में क्या होता है? 1931 में जो है पटेल जी जो है, आपको मैंने बता दिया कि 1934 में पटेल जी एक बार जेल भी गए थे, यरवदा जेल में, जहाँ गांधी जी थे। वहाँ पे उन्होंने महाकाव्य वगैरह, लिटरेचर वगैरह, एपिक्स वगैरह पढ़ी थी। ये बात आपको माइंड में रखनी है। अब मैं आपको बता दूं 1931 में जो है एक फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी नाम से पटेल जी ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया, और उसी साल ये आईएनसी के यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन के प्रेसिडेंट भी बनाए गए। ये देखिए कराची जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन है वो हर साल होते रहते हैं। तो 1931 के जो कराची अधिवेशन था उसके चेयरमैन, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मैं बात करूं 1936 एंड 1939 की, तो 1936 और 1939 में जो है इनको जो है, अगर आपको पता हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी। वो बीमारी क्या थी, और जिसके कारण ये कई बार 1936-1939 में जो है अस्पताल में भी रहे। कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि इनको जो है एक बीमारी हो गई थी जिसको आप कहते हो हेमराइड, और हिंदी में कहा जाता है बवासीर। तो हेमराइड नाम की बीमारी इनको हो गई थी। अच्छा, इनके नेहरू जी के साथ कैसे संबंध थे? ये जो है नेहरू जी के साथ हमेशा क्लैश रहता था इनका, यानी कि ये जो है इनका संघर्ष रहता था। किस मुद्दे पे? सोशलिज्म के मुद्दे पर। गांधी जी ये जो है सोशलिज्म के मुद्दे पर नेहरू से इनका थोड़ा सा क्लैश रहता था। और इनका क्लैश किससे रहता था? सुभाष चंद्र बोस से भी रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि 1933 में जब विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल जी के भाई थे, उनकी जब मृत्यु हो गई थी 1933 में, सरदार पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल 22 अक्टूबर 1933 जब मृत्यु उनकी हो गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है एक लीगल बैटल लड़ी थी, कानूनी रूप से बैटल लड़ी थी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। उसमें दरअसल मामला ये था कि जो विट्ठल भाई पटेल थे वो कुछ अपनी संपत्ति जो है वो सुभाष चंद्र बोस को दे गए थे, ऐसा सुभाष चंद्र बोस क्लेम कर रहे थे। उनके पास एक गवाह था जो बंगाली ही थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी बंगाली थे, ये भी बंगाली थे। तो इनका तर्क ये था सरदार पटेल जी का कि आप बंगाली ही अपने क्यों निकाल रहे हो? आपके सारे जो पत्र हैं वो सबके सामने, अगर वो जमीन आपके नाम करके गए हैं तो सबके सामने आप दिखाई, सबके सामने उन्होंने कुछ लिखा होता। कुछ ऐसा कुछ हमारे सामने हुआ ही नहीं, ना आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है। आप बंगाल के व्यक्ति को निकाल के बाहर ला रहे हो। अंत में जो है उस बैटल को सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी
वकालत के दम पे जीत गए। तो सुभाष चंद्र बोस से भी इनकी जो है नहीं बनती थी, इससे आपको कुछ पता चला। अगला क्या हुआ इन्होंने जो है सपोर्ट किया नेहरू को वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। क्या कंडीशन पे? वो कंडीशन ये थी कि सपोर्ट करो सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट, क्योंकि 1940 में जो है ये 6 महीने जेल भी गए थे। अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी हो, गांधी जी ने एक और आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के चक्कर में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये 1940 में 6 महीने के लिए जेल भी गए थे। 1940 में 6 महीने के लिए जेल गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसका भी समर्थन किया था। और जो क्रिप्स मिशन था 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, उसको भी जो है इन्होंने अपोज किया था। और क्रिप्स मिशन की कोई भी बात इन्होंने नहीं मानी थी, क्योंकि ये पूर्ण आज़ादी चाहते थे, और जबकि ब्रिटिशर्स हमको डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे। डोमिनियन स्टेटस अगर आपको पता हो तो डोमिनियन स्टेटस वो स्टेटस होता है एक स्टेट का जिसमें हेड ऑफ स्टेट कोई ब्रिटेन का रहेगा, यानी कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का कौन रहेगा? ब्रिटेन का हेड रहेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हम अपनी सरकार इंटरनल मैटर में बना सकते हैं, बट जब हम एक्सटर्नल की बात आएगी तो कोई जो है अदर व्यक्ति डिसीजन लेगा, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ब्रिटिशर्स हमको डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, बट हम उस पर राजी नहीं थे। अंत में जो है क्रिप्स मिशन को भी इन्होंने अपोज किया, गांधी जी ने भी 1942 के क्रिप्स मिशन को अपोज किया। फिर क्या होता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी वो फाइनल कर देती है। देखिए गांधी जी जो थे वो इस समर्थन में थे कि जो है पहले लड़ाना जाए, बट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो होती है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वो अप्रूव कर देती है ऑल आउट मूवमेंट को। ये ऑल आउट मूवमेंट क्या था? 7 अगस्त 1942 को अगर आप देखोगे तो पटेल जी जो थे उन्होंने गांधी जी के साथ कहा था कि ऐसे जो है ब्रिटिशर्स यहाँ से भागने वाले नहीं हैं, हमें एक ऑल आउट मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। फिर ये भयंकर जो मूवमेंट था ये लॉन्च हुआ गांधी जी के द्वारा, जिसको अप्रूव करवाया था वल्लभ भाई पटेल ने, जिसका नाम था ऑल आउट मूवमेंट। यानी कि अब जो है पूरा सफाया करना है ब्रिटिशर्स का इंडिया से। भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च होता है, गांधी जी भी उसमें कह देते हैं कि मैंने अहिंसा का शपथ लिया है, बट आप देशवासियों आज़ाद हो और जो करना है वो करो। इस बार जो है करो या मरो का नारा होगा, यानी कि डू और डाई। तो इस नारे के साथ जो है भयंकर भीषण इस देश में जो है हाहाकार मच गया। आंदोलन चालू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये वही सन है जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्योंकि बात बन नहीं रही थी। और उधर जो है ब्रिटिशर्स भी लड़ रहे थे। अगर आपको पता हो द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक ही तो चला था, 1939 से 1945 तक। उधर ब्रिटेन उधर इंग्लिश था। अच्छा, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को कि हम जो है हिटलर की तरफ से नहीं लड़ेंगे, लेकिन ब्रिटेन को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। ये देखिए एक तरीके से बेवकूफ़ बनाना ही होता है, कितनी दिमाग क्या रहा होगा। गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को, बट कुछ कर नहीं रहे थे। मतलब हाँ, बात बात में सपोर्ट था, लेकिन इधर तरफ गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी कहते हैं कि मैं एक्सटर्नल रूप से आपका सपोर्ट कर रहा हूँ ब्रिटेन, बट इंटरनल हमारा कुछ इंतजाम करो, हमारी आज़ादी का इंतजाम करो। तो जब आज़ादी का इंतजाम नहीं होता, गांधी जी जो है मौका मान लेते हैं। ये सोचते हैं कि उधर ब्रिटेन इंगेज है ही विश्व युद्ध में, इधर हम जो है अगर यहाँ पे कुछ हम आंदोलन कर दें तो हम जो है जल्दी आज़ादी पा सकते हैं। और गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की सलाह पे ऑल आउट मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, जिसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अप्रूव भी कर देती है। अंत में क्या होता है, जब ये सारा कुछ होता है उसके बाद जो है गांधी जी भी अरेस्ट किए जाते हैं, और 9 अगस्त 1942 को ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और 1945 तक अहमदनगर के किले में इनको रखा जाता है, जहाँ पे ये जो है कई सारी बुक्स पढ़ते हैं। और इनको जो है एक बात का दुख होता है, जेल के दौरान ही 1942 से 1945 तक सरदार पटेल जी जेल ही में रहे, उसी समय महात्मा गांधी भी रहे थे जेल में। इनको दुख इस बात का होता है क्योंकि उसी समय जो है कस्तूरबा, जो कि गांधी जी की पत्नी थी, उनका देहांत हो जाता है। इस पर इनको दुख भी होता है। वहीं पे बात की जाए 1946 में इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन मेजॉरिटी कांग्रेस 1946 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत से इंडिया में मेजॉरिटी से जो है सरकार बनाती है अपनी। और
अब इंतजार होता है सिर्फ इस चीज़ का कि कितनी जल्दी ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए। ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है पटेल तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट गांधी, नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते हैं और राम गोपालाचारी हैं, वो जो है इसके उसमें नहीं होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो पटेल हैं, नहीं, जो गांधी जी हैं, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, राजगोपालाचारी हैं, ये अगर जो है सरकार नहीं बनाएंगे, जैसे ये कह रहे थे कि हमें जो है हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, जबकि पटेल दूसरे तरफ के व्यक्ति थे। उनका सोच ये था कि 75% आपको पूरा इंडिया मिल रहा है, एरिया मिल रहा है, टेरिटरी मिल रही है, तो कितनी जल्दी आप इंडिया के लिए सरकार बना लो और जितना ट्रांसफर ऑफ पावर उधर उधर हो जो टेरिटरी उधर उधर जा रही है जाने दो, पाकिस्तान नया बनने दो। अगर आप पाकिस्तान नया नहीं बनाओगे और ऐसे ही वेट करते रहोगे तो ब्रिटिशर्स इनवाइट कर देंगे सरकार बनाने के लिए किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। तो पटेल जी से समझते थे। अंत में जो है पटेल जी ने यही कहा कि 75% आपको मिल रहा है और इसको जाने दो। अंत में जो है पटेल जी अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और यही जो है अंत में क्या करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर 16 मई 1946 को हो जाता है और लॉर्ड वेवेल इनवाइट कर देते हैं कांग्रेस को कि आप जो है अपनी सरकार बना लीजिए। लॉर्ड वेवेल, ये वेवेल जो है अपना प्लान भी लेकर आते हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। तो ये थी पूरी कहानी। ये जो है सरदार पटेल जी की अच्छी सोच थी कि पाकिस्तान नाम का जो कांटा है उसको हमेशा ही निकाल के फेंक दीजिए, वरना जिंदगी भर चुभेगा, और ये डिसीजन उनका सही जाता है। जबकि गांधी, नेहरू, श्यामा प्रकाश मुखर्जी और जो श्री राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये जो है देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। आगे क्या होता है? आगे जो है माउंटबेटन प्लान आता है। जैसा कि आपको पता ही है कि 3 जून 1947 को, हालांकि घोषणा तो पहले ही हो गई थी, लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है, जिसके अनुसार जो है जो टोटल टेरिटरी थी ब्रिटिश इंडिया की, उसका 75% इंडिया को दे दिया जाता है एंड ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के रूप में एक नया डोमिनियन बनता है जिसका नाम होता है पाकिस्तान और एक का नाम होता है इंडिया। लेकिन समस्या ये थी कि इसमें दरअसल ये सब हुआ कैसे? देखिए, माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को। उस प्लान के अंतर्गत जो है ब्रिटेन एक एक्ट लाया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और ये एक्ट में ये लिखा था कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो किस तरीके से होगा, उसका नियम क्या रहेगा, उसकी शर्तें क्या रहेंगी। इस एक्ट में ये लिखा था कि जो भी हम ब्रिटिश इंडिया आपको देकर जा रहे हैं, इसमें जो व्यक्ति इंडिया के साथ जाना चाहे इंडिया के साथ चला जाए, जो व्यक्ति पाकिस्तान के साथ जाना चाहे वो पाकिस्तान के साथ चला जाए, प्रिंसली स्टेट के साथ चला जाए। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये भारत के ऊपर आ गई कि अब बताइए कि कैसे हमारा देश अच्छा टूटा कितने टुकड़ों में था। हमारे देश में टोटल 565 रियासतें थीं, यानी कि 565 प्रिंसली स्टेट्स। आप जरा विचार करके देखिएगा, आप दो मोहल्ले को नहीं मिला पाओगे, उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया इंडिया में। आप ऐसे ही नहीं, मैं उनको मान कह रहा हूँ, उनके पीछे कुछ कारण है। 565 रियासतें हमारे पास थी, जिसको जो है हमें इंडिया में लेकर आना था, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में साफ साफ लिखा था कि कोई भी व्यक्ति या तो पाकिस्तान चला जाए या इंडिया में चला जाए। अब इसका जिम्मा दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कि आप जो है अब जो है इन सभी का एकीकरण करोगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार के बनाए जाते हैं और होम मिनिस्टर भी बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री होती है जिसका नाम होता है होम मिनिस्टर। तो अंत में जो है ये होम मिनिस्टर के रूप में जो है बनते हैं और 565 रियासतों का जो है भारत में एकीकरण कराते हैं। ये एकीकरण होता कैसे है? दरअसल एकीकरण कुछ इस प्रकार से होता है कि जो 565 रियासतें थीं उनमें से 562 यानी कि 562 प्रिंसली स्टेट्स तो आसानी से इंडिया में आ गई, बट उसमें से कुछ थीं जो आने को तैयार नहीं थी। अच्छा, 562 को ऐसा कौन सा फार्मूला पकड़ाया गया कि वो इंडिया में राजी हो गई आने को? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहानी ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिमाग तो जैसा कि आप जानते हो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक वकील का जो है ना कन्विंसिंग पावर बहुत बेहतरीन होता है, वो किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकता है। तो उन्होंने लालच ऐसा क्या दिया जो सभी लोग मान गए कि हाँ भैया हमें तो इंडिया में जाना है। उनका लालच ये था कि देखिए हम आप इंडिया में साइन करके आ जाइए,
आप राजा हो ना, हम आपको राजा की तरीके से बिहेव करेंगे, आपको हम पेंशन देंगे। वही वाला लालच जो कभी अंग्रेज फेंकते थे, इन्होंने भी दिया कि हम आपकी राज सत्ता को समाहित करेंगे और जो है आप जैसे राजा थे वैसे ही हम आपको एज ए राजा के रूप में बिहेव करेंगे, और एक बार आप जो है इंडिया में आ जाओ। इन्होंने वैसा किया भी। अब जैसे मैंने मान लीजिए आपके साथ एग्रीमेंट किया है कि आपको एज ए राजा हम जो है रखेंगे, हमने ये थोड़े ना एग्रीमेंट किया कि आपके बच्चों को रखेंगे। तो बस यही खेल था। जैसे ही जो है राजा जो है इसमें शामिल हुआ, अंत में जो है जैसे ही थोड़ा बहुत देखिए इसमें झेलना पड़ता है, जब राजा की डेथ हो गई अंत में वहाँ पे क्या शासन आया, कानून का शासन आया। जब उन्होंने साइन कर ही दिया इंडिया में आने का, अच्छा देखिए किसी के साथ बेईमानी नहीं की गई है। जो राजघराने थे उनके साथ राजघराने का ट्रीटमेंट किया गया, क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ एक्सेशन साइन किया था कि हम इंडिया में जाना चाहते हैं, तो उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया गया, उनको अच्छा खासा सुविधाएं दी गई हैं। और जो कानून था उसका भी शासन हुआ अंत में। तो इस तरीके से 562 रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स थीं, उनको लॉलीपॉप दिखा करके इंडिया में ला लिया गया। 3 बची हुई थी। अच्छा ये कौन थी? ये थी एक जूनागढ़ की रियासत, जिसमें जो थी जो जनता थी वो काफ़ी जो है जूनागढ़ की रियासत में 80% हिंदू जनता थी। जहाँ के जो राजा थे या कह लीजिए नवाब थे, उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो, और ये जो है कराची जाना चाहते थे। सॉरी, कराची भाग गए। कैसे भाग गए? दरअसल शाहनवाज भुट्टो जो था वो जो है वहाँ की जब 80% जनता हिंदू है तो वहाँ पे प्लेबिसाइड कराया गया, यानी कि जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह जब 80% हिंदू है तो 80% हिंदू ने कहाँ जाना मुनासिब समझा? 80% हिंदू ने जाना इंडिया में मुनासिब समझा, और जूनागढ़ अंत में रियासत जो है, जो शाहनवाज भुट्टो था वो कराची भाग गया और इंडिया का पार्ट बन गया जूनागढ़। एक समस्या हट गई। 563 पे हम पहुंच गए। एक समस्या और थी जो थी हैदराबाद के नाम से। हैदराबाद का जो निजाम था वो आने को तैयार नहीं था। अच्छा हैदराबाद कितना बनता था? आज का जो तेलंगाना है, आज का जो आंध्र प्रदेश है, आज का जो कर्नाटक है, आज का जो महाराष्ट्र है, वो हैदराबाद था। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में कहानी कुछ ऐसी घटी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे यूरोप यात्रा पे। तो आप तो जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लो। वो उन्होंने देख लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यूरोप पे गए हैं, और अंत में जो है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है यहाँ पे कर दिया ऑपरेशन पोलो चला दिया। ऑपरेशन पोलो क्या था? ये दरअसल एक तरीके से सैनिक इन्होंने घुसेड़ दिया हैदराबाद में, और इतना मार मार के पूछा ना कि सारे जितने भी लोग थे ना वो इंडिया में मिल गए, क्योंकि ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था हैदराबाद का नवाब। अंत में जो है हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। हालांकि उसका मुद्दा यूनाइटेड नेशन में गया, जहाँ पे कुछ हुआ वैसे भी कुछ नहीं, और अंत में जो है सैनिक जो कार्रवाई थी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को हमने भी जो है एक्सेशन कर लिया इंडिया में। एक और समस्या बड़ी विकट खड़ी हुई थी जिसका नाम था कश्मीर, जो आज भी है और हो सकता है पता नहीं कब तक रहेगी। इसका बस एक ही संविधान है कि पाकिस्तान को जल्दी एनेक्स कर लिया जाए। तो यही एक समस्या है। तो अब कश्मीर है, तो कश्मीर पहले भी बवाल टाइप कर रहा है। कश्मीर में बैठे थे एक राजा थे जिनका नाम था हरि सिंह। तो हरि सिंह कौन थे? हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे वो जाना चाहते थे, वो दरअसल कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। अब बेवकूफ़ आदमी, उसको क्या इतना पता कि जो है जहाँ पे 2 देश बैठे हैं इतने पावरफुल, वहाँ तुम एक छोटा सा अपना कश्मीर नाम का साम्राज्य, वो भी जो पाकिस्तान जो आतंकवादियों का पनाहगार है, वहाँ पे तुम रख पाओगे? तो हरि सिंह बेवकूफ़ नाम का आदमी, उसने सोचा कि हम जो है अकेले अपना साम्राज्य चलाएंगे और कश्मीर पे जो है हम राज करेंगे, हम ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। एक दिन हरि सिंह को बड़ा महंगा पड़ गया। हुआ क्या? एक दिन जो है पाकिस्तान, जैसा कि वो अपनी आदतों से ग्रस्त है, उसने जो है हरि सिंह पे आक्रमण कर दिया और हरि सिंह में जो है सेना भेज दी। तो जब हरि सिंह पे सेना भेज दी तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे जानते हैं कि वहाँ पे सेना घुस चुकी है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठान लिया है कि जब तक ये हरि सिंह हमारे पैर नहीं छुएगा आकर के, यानी कि जब तक ये हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं करेगा आकर के, तब तक जो है हम किसी भी रूप से हरि सिंह की मदद नहीं करेंगे जा करके। अंत में हरि सिंह समझ गया कि सर ऐसे आने वाले हैं नहीं। अंत में जो है भागा भागा दिल्ली गया। दिल्ली में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे कागज़ लिए थे, उन्होंने कागज़ रखा, उन्होंने साइन किया और तुरंत इंडिया ने अपनी सैनिक कार्रवाई चालू कर दी। हालांकि वो काफ़ी अंदर तक घुसकर आ गया था पाकिस्तान, और इंडिया ने जो है खदेड़ दिया वहाँ के सैनिकों को, और अंत में कश्मीर जो है भारत का अखंड हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से कश्मीर भी इंडिया में आ गया।
अच्छा, अब जो है आपको पता होना चाहिए कि कई लोग जो है जब आज़ाद हुआ था भारत तो आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई थी, सिर्फ कि ऐसे ही मिल गई हो। अच्छा, आज़ादी की जो ये एकीकरण का जो प्रयास था, जो यूनिफिकेशन इंडिया का किया 565 रियासतों यानी कि 565 के स्टेट को जो इंडिया में मिलाया था, इसमें एक व्यक्ति का और महत्वपूर्ण योगदान है। अगर उसमें उसका मैं नाम नहीं लेता हूँ तो शायद ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी, जिसका नाम है बीपी मेनन। ये बीपी मेनन जो है एक सिविल सर्वेंट थे, जो जिनका प्रभाव जो है सरदार पटेल पे काफ़ी रहा और काफ़ी मित्र व्यक्ति एक तरीके से समझ लीजिए। अब हुआ क्या, दरअसल बीपी मेनन जो है, बीपी मेनन के साथ मिलकर इन्होंने 565 रियासतों का एकीकरण करवाया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हैदराबाद का निजाम था उसका नाम था ओस्मान अली खान, और यहाँ पे जो थे वो 80% हिंदू थे, समझ गए। तो ये मैंने बात आपको बता दी। अब जो है यहाँ पे आगे मैं आपको बढ़ता हूँ तो यहाँ पे देखिए अप्रैल 2015 में, अभी की बात है, पिछले आज 2023 में वीडियो शूट हो रहा है तो 8 साल पहले की बात है, अप्रैल 2015 में ऐसा आरोप लगा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जासूसी करवाई थी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो उस पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अपना पुष्टि किया है कि ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ भी नहीं किया है, सुभाष चंद्र बोस की जासूसी नहीं करवाई थी असम, त्रिपुरा और ईस्टर्न पाकिस्तान में 1949 में। ठीक है, तो ये जो है आपको जानकारी पता होनी चाहिए। तो इससे जो है वो बरी हो चुके हैं, उनको जो है एकदम छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इन्होंने जो है काफ़ी चीज़ें इन्होंने की हैं। वो चीज़ें इंडिया के लिए क्या की हैं या इनको क्यों याद करना चाहिए, अब आपको ज़रा सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने जो है अपने देश के लिए क्या किया। मैं काफ़ी चीज़ें आपको देश में के लिए बोल ही चुका हूँ, बट फिर भी मैं कुछ अब इम्पोर्टेंट चीज़ें बोलने जा रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, इन्होंने देश के लिए माइनॉरिटी के लिए काम किया। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उसमें माइनॉरिटी के राइट भी देने पड़ेंगे, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, एलजीबीटी हो गया, या अदर कोई जेंडर हो गया, या फिर कोई भी माइनॉरिटी है जो इस देश में है, उसके राइट्स को सुनिश्चित करने के लिए माइनॉरिटी के लिए भी काम किया इन्होंने। माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाए, जिसका श्रेय जाता है सिर्फ एक व्यक्ति को, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होना चाहिए। वहीं पे जो है आईपीएस और जो आईएएस होते हैं, इनकी शुरुआत जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताई थी, आईएएस जो आईपीएस आज आप देखते हो, इनकी भी शुरुआत अगर किसी व्यक्ति ने की थी तो व्यक्ति मात्र एक ही था, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा था कि हम जो है एक नए पद का सृजन करने जा रहे हैं। दरअसल एक नया पद नहीं है, बस उसका रिनेमीकरण हुआ था, यानी कि नाम बदला गया था। देखिए एक पद पहले चलता था और जमाने से पहले चलता था, ये भारत, प्राचीन भारत में सदा चलता आया है और सदा चलता भी रहेगा, जो है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि अफसरशाही है। और मैं आपको गोल्डन फार्मूला देता हूँ, यदि आपको किसी देश के सिस्टम को बदलना है, यदि किसी देश का सिस्टम विफल है तो सीधी बात है वहाँ की ब्यूरोक्रेसी विफल होगी। अगर वहाँ के अधिकारी भ्रष्ट होंगे तो ये देश को अंदर अंदर खोखल करते जाएंगे। अगर ये ऑफिसर्स अगर किसी देश को अगर संभाल लें, अगर ये अपनी ईमानदारी से काम करने लगे तो कोई भी देश कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे होते हैं। इन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, उन अधिकारियों की वैल्यू को समझा और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आईएएस आप सुनते हो वो आज आईएएस पहले नहीं होता था। पहले जो है वो सीसीएस चलता था। सीसीएस क्या होता था? सीसीएस वो सर्विसेज होती थी जिसमें जो है अधिकारी आपने, जैसे मान लीजिए मेरे बुआ का लड़का या मान लीजिए मासी का लड़का, उसको मैंने अधिकारी बना दिया, ऐसे बनते थे आईएएस आईएएस। तो उसका नाम क्या था पहले? सीसीएस। उसके बाद एग्जाम होना चालू हुआ और जब एग्जाम होना चालू हुआ तो उसका नाम रख दिया गया आईसीएस। आईसीएस का मतलब होता था इंडियन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का मतलब वो जो है रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, कोई भी देश, कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, और वो रिवेन्यू ऑफिसर भी होता था उस डिस्ट्रिक्ट का हेड, जिसका नाम होता था आईसीएस। अब इन्होंने कहा कि देखिए जो अधिकारी होता है वो ना तो आईसीएस ना सीसीएस, हम रखेंगे उसका नाम आईएएस। कारण क्या था? कारण सिंपल सा था, अब ये अधिकारी सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करने नहीं बल्कि जनता का सेवक बनेगा। दरअसल राजनीति को हमेशा जो है हमें हर चीज़ें राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए। जैसे एक जिले की बात की जाए तो जो एमएलए होता है या एमएलसी होता है वो एक जिले को देखता है, लेकिन वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए देखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिले के लिए चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति स्टेट के लिए चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति सेंटर के लिए चाहिए जो राजनीतिक फायदे से दूर रहे, और वो एक अधिकारी ही हो सकता है।
कभी आपने नेता को पैर छूते देखा होगा, बट एक अधिकारी कभी किसी के पैर नहीं छूता है, क्योंकि वो अपने ताकत के बल पर बनता है, अपने ज्ञान के बल पर बनता है। तो ये जो चीज़ है, ये सरदार पटेल को अच्छे से पता थी कि राजनीति को जो है अधिकारियों से दूर रखना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसे पद का सृजन किया जिससे जो है हर अधिकारी स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य कर सके, और जिसको हटाने की ताकत सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हो, उसके अलावा कोई भी उस अधिकारी को हटा ना सके, जिसका नाम था IAS एंड IPS। तो इसको जो है उन्होंने जब इसके बारे में बात इन्होंने अपने विचार रखे थे, वो तारीख थी 21 अप्रैल 1947। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, 21 अप्रैल 1947 को ही हम मनाते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज डे, भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS। ठीक है, ये डे भी मनाया जाता है। अच्छा, IAS IPS को इन्होंने किस टर्म से सुशोभित किया? तो इन्होंने कहा था कि जो IAS और IPS की सर्विसेज होती है ना, वो देश के लिए स्टील फ्रेम या पैट्रेंट सेंट, यानी कि एक सच्चे देशभक्त या स्टील फ्रेम का काम करती हैं। ये कहना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अच्छा, और इन्होंने क्या किया? तो और अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने जो है एक कायरा डिस्ट्रिक्ट था, कायरा, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट था जिसमें कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड नाम की एक संस्था चालू की। दरअसल वहाँ के कुछ मजदूर थे जिनका जो दूध था वो बेच नहीं पा रहा था, और बेचने के कारण वो उसका परेशान रहते थे अपने दूध को ना बेच पाने के कारण, जिसका जो है इन्होंने उनको एडवाइस दी कि आप जो है अपने दूध को बेचने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी देखिए क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप आर्टिकल नंबर 243 या आर्टिकल नंबर 46 में पढ़ोगे, या आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 19 में, तो इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें सरकार भी आपका मदद करती है बिजनेस चलाने में, एंड आप भी कुछ पैसा लगाते हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वहाँ के कुछ मजदूरों ने चालू की, कुछ किसानों ने चालू की, कुछ अपना दूध बेचने के लिए, जिसका नाम था कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। और आपको पता हो, वही जो यूनियन है, वही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, आगे चल के अमूल बनी, जो आज आप सुनते हो ना, अमूल दूध पीता इंडिया, तो वो इन्हीं की देन थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आगे क्या होता है? आगे जो है रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं एंशियंट इंडिया की, यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत है उसका दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाए, यानी कि पुनर्निर्माण किया जाए। जो ढह चुका है, या मान लीजिए किसी ने उसको बेकार किया है, या मान लीजिए इतनी सारी ताकतें आई हैं, आज तक सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, उन एंशियंट हिस्ट्री को इंडिया की निकाली जाए, उस प्राचीन भारत को पता किया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए, उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया जाए। जो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है सोमनाथ टेम्पल। वो सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उनके सामने उन्होंने काम में ही लगा पाया था, जिसका इनॉग्रेशन, यानी कि जिसका जब कंप्लीट काम वो जो है राजेंद्र प्रसाद की सरकार में हुआ था, क्योंकि उस समय जो है उनकी डेथ हो चुकी थी 1950 में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। और इन्होंने क्या किया? और इन्होंने जो है 4 फरवरी 1948 में RSS पे बैन लगा दिया था। अब यहाँ पे जो कुछ हिंदू भक्त होंगे वो यहाँ पे हो सकता है गुस्सा हो जाए। दरअसल ये गुस्सा सा होना ना, ये सब छोटे लोगों की व्यक्तिगत निशानियाँ होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 4 फरवरी 1948 में इन्होंने RSS को बैन कर दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्यों बैन कर दिया? क्या ऐसा कारण हुआ? जैसा कि आपको पता ही हो कि महात्मा गांधी की डेथ के पीछे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, जो एक नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने की थी, और ये व्यक्ति RSS से जुड़ा था। हालांकि जो नाथूराम गोडसे है, जब उसने हत्या की थी गांधी जी की, वो उस समय RSS से हट चुका था, ऐसा नाथूराम गोडसे अपनी बुक में कहता है या मारने के बाद कहता है। तो इन्होंने जो है RSS को बैन कर दिया पूरे देश में, क्योंकि ये हिंदुत्व की भावना को समर्थन करने के लिए ही गांधी जी की हत्या की गई थी। हिंदुत्व, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि मैं अपने पर्सनल विचार कभी कभार रख देता हूँ शॉर्ट में, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कोई भी धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता है। आप कौन सा धर्म एक बता दीजिए जो आज दुनिया में नष्ट हो गया, तो जो आपका नष्ट हो जाएगा। इस दुनिया में कभी भी धर्म बनते नहीं है। आप मर के चले जाओगे, आपके पुरखे भी मर के चले जाएंगे, आपके बच्चे भी मर के चले जाएंगे, बट ये धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा, चाहे वो छोटा धर्म हो, चाहे इतना बड़ा धर्म हो, चाहे जितना बड़ा धर्म हो। हम हमेशा जो है धर्म के पीछे पड़े रहते हैं, हम धर्म को पीछे पड़े रहते हैं, बट हम धर्म की कभी नहीं मानते हैं। जो धर्म में किताबों में लिखा है उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। जैसे मैं आपको फॉर्मली क्वेश्चन पूछ दूं कि हिंदू दर्शन की, हिंदू जो है या सनातन धर्म किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, आप में से आधे लोग ना बता पाओ। तो
अंधभक्त नहीं बनने का, पढ़ने का, धर्म की बात मानने का, और धर्म हमें कभी भी लड़ना नहीं सिखाता है। धर्म हमेशा, सारे धर्म इस दुनिया की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ बुराइयाँ हों, मैं मानता हूँ, बट वो कभी भी आपको कुछ गलत शिक्षाएं नहीं देते हैं। जो अच्छी बातें होती हैं वो हमें उठा लेनी चाहिए, बुरी बातों को त्याग देना चाहिए। यही हमारी फिलॉसफी भी कहती है, जीवन का सार भी कहता है। हर व्यक्ति में अच्छी बुराइयाँ होती हैं, अच्छा या बुरा नहीं होता है। हर व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है, हर धर्म अच्छा और बुरा होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता है। प्योरिटी में फर्क हो सकता है। अब जो है, जब आरएसएस को बैन कर दिया तो कुछ कंडीशन रखी गई। आप कहोगे सर देश में तो आरएसएस चल रहा है वो धड़ल्ले से सुनो तो पूरी बात सुनो। तो इन्होंने कहा कि आरएसएस को, बैन को अगर आप हटाना चाहते हो तो आरएसएस का डेमोक्रेटाइजेशन करिए, यानी कि आरएसएस को जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसको लोकतांत्रिक बनाइए। यानी कि इसमें जो है चुनाव हो, कोई भी हेड बने वो चुनाव से बने, इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, पूरा चुनने का, प्रक्रिया बनाने का। इसको पब्लिक बनाओ। ये एकदम पता नहीं कैसे आप गवर्न करते हो प्राइवेट में। शपथ लो कि हम जो है देश की एकता, अखंडता, अछूतता को जो है सलामत रखेंगे। इस बात की आपको शपथ लेनी पड़ेगी आरएसएस वालों को। और आपको अपने झंडे में जो है इंडिया का झंडा भी लगाना है, ट्राई कलर। उसके साथ ही जो है 11 जुलाई 1949 को जो है आपको 11 जुलाई 1949 को जो है इन पे जो बैन था उसको हटा दिया गया आरएसएस पे। 1949 में 11 जुलाई 1949 में आरएसएस पे बैन हटा दिया गया। ये हटाया था गोलवरकर की सलाह पे। गोलवरकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर, जिनका नारा है जय हिंद जय भारत, नहीं, जय हिंद जय भारत जय, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इनका नारा जय विज्ञान करके कुछ है, ठीक है। तो ये गोलवरकर की सलाह पे हुआ था, माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर। जय किसान जय जवान जय विज्ञान, ये नारा माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर का है। उन्हीं की सलाह पे जो है हुआ था आरएसएस बैन हटा था। आगे अगर बात करते हैं तो आगे जो है इनको कई सारी डॉक्ट्रिन्स की उपाधियाँ भी दी गई। डॉक्ट्रिन की उपाधियाँ, जैसे मैंने आपने सुना होगा, मैंने वीडियो में कहीं डॉक्टर शब्द का प्रयोग कर दिया है, वो गलती से निकल गया, क्योंकि इनका असली नाम तो सरदार ही वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन इनको डॉक्टरेट की उपाधियाँ में मिली थी। नागपुर की यूनिवर्सिटी ने इनको लॉ में दी थी, और इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी और बीएचयू की यूनिवर्सिटी ने इनको लॉ में डॉक्टरेट्स दी थी। वहीं पे इनकी अगर डेथ की बात की जाए, अंत में इनकी जो डेथ है वो हो जाती है दिल्ली, इनकी जो डेथ है वो अंत में हो जाती है। इनकी तबीयत दरअसल बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी और इनकी अंतिम समय थी, और इनकी डेथ लगभग होने के करीब थी, इनको भी पता था, और 3-4 दिन पहले ये जो है दिल्ली निकल गए थे। अंत में जो है नेहरू, राजगोपालाचारी, मेनन, राजेंद्र प्रसाद, ये दिल्ली में जो है इनसे जाते हैं, मिलते हैं, और इनकी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहले इनका प्लान ये था कि दिल्ली में क्रिमेशन कर दिया जाएगा, बट बाद में जो है इनकी बेटी मणिबेन, जिनका ये कहना था कि हमारे पिताजी कह के गए थे कि हमारा जो है बॉम्बे में सांता क्रूज, बॉम्बे में जो है बिरला हाउस में उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाए। अंत में सांता क्रूज एयरपोर्ट बॉम्बे में ये लाए जाते हैं और इनकी जो है वहीं पे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये दरअसल इनको अटैक पड़ गया था, ये दूसरा अटैक उनका था जिसको ये साइन नहीं कर पाया और इनकी डेथ हो गई। चूँकि इन्होंने अपने भारत के ऑफिसर्स के लिए इतना बड़ा काम किया, जैसा कि मैंने आप वीडियो के मध्य में आपको बताया, तो इनको जो है 1500 ऑफिसर्स, यानी कि 1500 ऑफिसर अधिकारी लोग इनको जो है सलाम करते हैं, सलामी देते हैं, इकट्ठा होते हैं इनकी अंतिम यात्रा में। और गिरग्राम से सोनापुर इनकी जो है क्राउड उभरता है, 1 मिलियन क्राउड जो है आता है इनको अंतिम विदाई देने के लिए। 1 मिलियन लोग आते हैं। इनकी बेटी का नाम था मणिबेन। तो ये एक महान विभूति जो इस दुनिया से जो है चली गई, जिसने जो इस देश का यूनिफिकेशन किया, इस देश को एकीकरण किया, जो आज आप रह रहे हो, जो आप जिस इंडिया में रह रहे हो, जिस भूभाग पे आप रह रहे हो, जिस टेरिटरी पे आप रह रहे हो, उसको एक करने का श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है, जो व्यक्ति आप सामने देख रहे हो। और अंत में जब इनकी डेथ हो गई तो इनको जो है कई सारी पुरस्कार भी मिले, या कह लीजिए इनका जो है 1991 में भारत रत्न मिला। 1991 में इनको भारत रत्न मिला। और अभी जो है जो एनडीए की गवर्नमेंट आई है मोदी जी की, इनमें जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, अगर आपको पता हो, वडोदरा में नर्मदा डैम के बिल्कुल सामने बनी हुई है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है जो अब तक बनाई गई थी,
और उसको जो है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। एकता की मिसाल है, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। और ये जो है नेशनल स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो लंबाई है वो है 182 मीटर एंड 597 फीट, अगर टर्म्स में बात की जाए तो। ये जो है आपको मैंने पूरी बायोग्राफी उम्मीद करता हूँ समझाई होगी। और ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका योगदान। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।